आज हम सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के बीरभूम लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जब ममता बनर्जी वहां पर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गईं तो ये एक शोक सभा कम और चुनाव प्रचार ज्यादा लग रहा था। आप तस्वीरों में देखिए, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गई थी, लेकिन इस दौरान इलाके के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका ऐसा जोरदार स्वागत किया जैसे वहां शोक जताने के लिए नहीं बल्कि वो चुनाव प्रचार या किसी चुनावी रैली के लिए पहुंची हो। घटनास्थल की तरफ जाने वाली सड़क पर ममता बनर्जी की तस्वीर वाले स्वागत द्वार बनाए गए थे जिन पर लिखा था ममता बनर्जी का बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, जिस जगह 8 लोगों को निर्ममता से जिंदा जलाकर उन्हीं के घरों में उनकी हत्या कर दी गई हो, जिनमें महिलाएं हों, बच्चे हों, वहां टीएमसी के नेता ममता बनर्जी का खुलेआम स्वागत कर रहे थे। हमें लगता है कि इस हत्याकांड में मारी गई महिलाओं और बच्चों के साथ ये एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है, उनके परिवारों के साथ एक भद्दा मजाक है जिसका वहां के लोगों में भी बहुत गुस्सा है। आज जब ममता बनर्जी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए इस गांव में पहुंची तो लोगों ने उनसे टीएमसी नेताओं की खुलकर शिकायत की। इन लोगों में टीएमसी के स्थानीय नेताओं के खिलाफ इतना गुस्सा था कि ममता बनर्जी वहां पर मुश्किल से 20 मिनट भी रुक नहीं पाई। हालांकि इस दौरान कुछ तस्वीरों में वो पीड़ित परिवारों की हिम्मत बढ़ाते हुए दिखीं और उन्होंने एक व्यक्ति के आंसू भी पोंछे, लेकिन इसके बावजूद वहां मौजूद लोग उनसे यही पूछते रहे कि क्या सरकार उन्हें इंसाफ दिलाएगी, क्योंकि इस मामले में जो आरोपी लोग हैं वो भी टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं। एक और बात, ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों से तो मुलाकात की, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के नेता भादु शेख के परिवार से नहीं मिली, जिसकी हत्या से यह पूरा मामला शुरू हुआ था। भादु शेख की हत्या हुई थी पहले और उसके बाद उस हत्या के विरोध में ये घटना हुई जिसमें महिलाओं को और बच्चों को जला दिया गया और ममता बनर्जी भादु शेख के परिवार से मिलने के लिए नहीं गई। এটা এত দুঃখ গাথা এবং মর্ম ব্যথার ঘটনা যে আমি যখন সকালে শুনেছিলাম গত পরশু আমি সঙ্গে সঙ্গে ববিকে ফোন করে বলি তুই ইমিডিয়েট যা, আমি কেষ্টদের ফোন করে পাঠাই এবং আমি ভাবতে পারিনি এরকম নৃশংস ঘটনা ঘটতে পারে কখনো। আমরা আজকে আধুনিক যুগে যাচ্ছি, সারা বিশ্বে যুদ্ধ হচ্ছে আর এখানে অশান্তির আগুন শুধু কয়েকটা লোকের জন্য এবং ফলে আমার শিশু থেকে শুরু করে মা থেকে শুরু করে ভাইরা থেকে শুরু করে সবাই আক্রান্ত হয়েছে, 10টা বাড়ি পুড়েছে। এটা পুলিশ সমস্ত অ্যাঙ্গেল দেখবে যে এর মধ্যে কারা কারা আছে এবং শুধুমাত্র লোকালি হয়েছে না বাইরের লোক এসছে, টোটাল অ্যাঙ্গেল পুলিশ দেখবে। আমি এ ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করব না। দিদি আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। হ্যাঁ, কেন দেখা করলে না? আমার মেয়েদের পাশে কেন দাঁড়ালে না? আমার লাতিদের পাশে কেন দাঁড়ালে না? আমাদের কথাগুলা আপনারা দেবেন, কিন্তু ওদের কথা সব সময়তেই পুরার কথা আসছে আর আমাদের কথাগুলো কোন ধারে জলাময় হচ্ছে বাবা একটু বলেন। আমার পুরো ঘরটা দিতে দিদি কেন আসবে না? আমি আমার বাড়ি যাই, দিদি আসবে, দিদির আমার পুরো ভরসা, दिदी আসবে। आज बीजेपी के भी एक प्रतिनिधि मंडल ने बीरभूम में जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उन्हें रोक दिया गया। वर्ष 2020 में जब टीएमसी नेताओं का एक ऐसा ही प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए गया था तो उसे भी वहां जाने से पुलिस ने ऐसे ही रोक दिया था और तब ममता बनर्जी ने इसे असंवैधानिक बताया था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी नेताओं को रोका गया तो इस पर ममता बनर्जी की पार्टी बिल्कुल चुप है। हालांकि काफी हंगामे के बाद इसके बाद बीजेपी नेताओं ने इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी उन्होंने की। आज हमने ये भी पता लगा लिया है कि इन हत्याओं के पीछे असली कारण क्या है। आपको याद होगा, हमने कल भी आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी और आज भी हमारी टीम उसी जगह पर उसी घटनास्थल पर मौजूद है और पूरी तहकीकात कर रही है कि इस घटना के पीछे असली कारण है क्या। तो इसका असली कारण जो है वो है तोलाबाजी। शायद आपने ये शब्द सुना नहीं होगा, पश्चिम बंगाल के लोग तो इस शब्द को अच्छी तरह से जानते हैं और इससे परेशान भी हैं, लेकिन हमारे जो बाकी दर्शक हैं
वो नहीं जानते होंगे कि तोलाबाजी क्या होती है। पश्चिम बंगाल में तोलाबाजी उस अवैध वसूली को कहते हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता राज्य के व्यापारियों और आम लोगों से करते हैं। भारत के बाकी हिस्सों में इसे हफ्ता वसूली कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब ये एक प्रचलित बिजनेस मॉडल बन चुका है जिसके बारे में पुलिस से लेकर सरकार तक सबको पता है। और अब ये टीएमसी कार्यकर्ताओं की एक तरीके से मासिक पेंशन बन चुकी है। टीएमसी कार्यकर्ता चाहे किसी भी गांव में हो, किसी भी जिले में हो, खुलकर पैसा वसूलते हैं वहां के व्यापारियों से। आपको पश्चिम बंगाल में अगर कोई भी काम कहीं पर भी करना है तो आपको उसके लिए पहले ये तोलाबाजी और या ये हफ्ता वसूली, ये हफ्ता देना पड़ेगा और ये आपको देना होगा टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। ये पूरा मामला बीरभूम जिले के रामपुर हाट का है और ये जिला झारखंड की सीमा से लगता है और यहां रेत खनन और चट्टानों की खुदाई का काम बड़े पैमाने पर होता है। यानी यहां पर प्राकृतिक संसाधन है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में बहुत पैसा भी है क्योंकि वहां पर इनकी खुदाई होती है और इस हत्याकांड की जड़ें भी इसी पैसे से जुड़ी हुई हैं। यह पूरा मामला टीएमसी के एक नेता की हत्या से शुरू हुआ था। उस नेता का नाम था भादू शेख। भादू शेख रामपुर हाट के जिस बोगदुई गांव का रहने वाला था, उसी गांव में उसकी हत्या के बाद टीएमसी के उग्र कार्यकर्ताओं पर 6 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। यानी ये पूरी कहानी एक ही गांव की है। और जब हमने गांव के लोगों से बात की तो हमें पता चला कि टीएमसी के जिस नेता की हत्या हुई और उसकी हत्या के बाद जिन लोगों के घरों को जलाया गया, वो सभी गांव में तोलाबाजी का नेटवर्क चलाते थे और ये सभी टीएमसी से जुड़े हुए थे, टीएमसी के कार्यकर्ता थे। तोलाबाजी का मतलब हम आपको बता चुके हैं, इसका मतलब होता है अवैध वसूली। आसान भाषा में कहें तो इस गांव के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी ट्रक रेत और पत्थर लेकर वहां से गुजरता था, उनसे टीएमसी के ये नेता और कार्यकर्ता अवैध वसूली करते थे। क्योंकि भादू शेख वहां की ग्राम पंचायत का उप प्रधान था, इसलिए उसने अपने समर्थकों के साथ गांव में अलग अलग जगहों पर अपने खुद के चेक पॉइंट्स बनाए हुए थे और यहां से जब भी कोई गाड़ी रेत या दूसरा सामान लेकर निकलती थी तो उसे एक तय रकम टीएमसी के इन लोगों को देनी होती थी। इसे पश्चिम बंगाल में टैक्स भी कहा जाता है। यह टैक्स सरकारी नहीं है, यह अवैध टैक्स है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की आम जनता और वहां के व्यापारी ये बात समझ चुके हैं कि बिना टैक्स दिए पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं हो सकता। सोचिए, पश्चिम बंगाल में टैक्स के नाम पर टीएमसी कार्यकर्ता अवैध वसूली करते हैं और यह पूरा सिस्टम वर्षों से ऐसे ही चल रहा है जैसे वहां पुलिस और कानून है ही नहीं। पुलिस को यह सारी बात पता है, सरकार को यह सारी बात पता है और सरकार में जितने अधिकारी हैं जो जिला स्तर पर भी हैं वो भी सब जानते हैं कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन क्योंकि यह वसूली टीएमसी के कार्यकर्ता करते हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इन कार्यकर्ताओं को रोक सकें और इसलिए ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, इनका ये बिजनेस मॉडल बन चुका है और इसीलिए ये कार्यकर्ता अपनी जान लड़ा देते हैं ममता बनर्जी को जिताने के लिए हर चुनाव में, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ममता बनर्जी जीतती चली गई, वो जीतती हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर ये हफ्ता वसूली भी ऐसे ही चलती रहेगी और उनका जो ये एक आप समझ लीजिए मासिक पेंशन है, ये भी घर बैठे आती रहेगी। इस हत्याकांड से पहले इस गांव में अवैध वसूली का यह कारोबार ठीक से चल रहा था, लेकिन बाद में टीएमसी नेता भादू शेख का उसके सहयोगियों के साथ कुछ झगड़ा हो गया और टीएमसी के ही कुछ लोग भादू शेख से अलग हो गए और उन्होंने भी गांव में आने जाने वाले ट्रकों से अलग से अवैध वसूली शुरू कर दी। यानी ये 2 ग्रुप्स बन गए और दोनों ही वसूली करने लगे और इन लोगों में संजू शेख नाम का एक टीएमसी कार्यकर्ता था जिसके घर को इस हिंसा में आग लगा दी गई और पुलिस के मुताबिक जो 8 लोग मारे गए हैं उनमें से 7 लोग संजू शेख के परिवार से थे। यानी जो रंजिश थी ये टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं के बीच थी, 2 नेताओं के बीच थी, भादू शेख और संजू शेख, और दोनों के बीच ये जो रंजिश थी ये थी वसूली को लेकर। अब क्योंकि भादू शेख ग्राम पंचायत में उप प्रधान था
और उसकी पुलिस में भी अच्छी खासी जान पहचान थी, इसलिए संजू शेख और बाकी के जो टीएमसी कार्यकर्ता थे वो ज्यादा ट्रकों से अवैध वसूली नहीं कर पा रहे थे। और आरोप यह है कि इसी के बाद इन लोगों ने भादु शेख पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। और इसी हत्या का बदला लेने के लिए भादु शेख के गुट के लोगों ने इस गुट के लोगों के 12 घर जला दिए, जिनमें 6 महिलाएं और 2 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें और भी कई बातें पता चली हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता कट मनी का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाते हैं। कट मनी का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति कोई जमीन खरीदना चाहता है तो उसे एक निश्चित रकम उस इलाके के सबसे बड़े टीएमसी नेता को पहुंचानी होगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे भी इसके लिए सरकार से मिलने वाली मदद का कुछ हिस्सा टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर पर पहुंचाना होगा। इसी तरह कोई कारोबारी अगर फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसे जमीन से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर काम के लिए वहां रिश्वत देनी होती है। यानी ये सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है। और आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं की अनुमति के बिना सांस लेना भी मुश्किल है और आप शिकायत किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें पुलिस भी मिली हुई है, इसमें सरकारी अफसर भी मिले हुए हैं। और अगर आपने शिकायत करने की कोशिश की तो टीएमसी के नेता आपके घर आ जाएंगे, मारपीट करेंगे, आपकी हत्या भी कर सकते हैं। इसलिए शिकायत करने की हिम्मत वहां कोई नहीं करता। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिन घरों में महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाकर मार डाला गया वहां से पुलिस स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। अगर घटना के दौरान पुलिस वाले पैदल चलकर भी इन घरों तक पहुंचने की कोशिश कर लेते तो उन्हें 10 मिनट का समय लगता, लेकिन पुलिस वहां कई घंटे तक नहीं पहुंची। इसके अलावा इलाके के लोगों का कहना है कि आगजनी के दौरान घर से महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें लगातार आ रही थी, लेकिन आरोपियों ने इन घरों पर बाहर से ताला लगा दिया था, इसलिए कोई भी अपनी जान बचा नहीं पाया और ना ही कोई उनकी मदद कर पाया। आज हमने बीरभूम के इस गांव से आपके लिए एक और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हम चाहते हैं कि आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें और फिर यह तय करें कि क्या पश्चिम बंगाल में देश का संविधान लागू नहीं होता, क्या पश्चिम बंगाल में भारत का कानून मान्य नहीं है और पश्चिम बंगाल में मानव अधिकारों की बात अब क्यों कोई नहीं करता। কোথায় ওইদিকে আসো ওইদিকে আসো। भादु शेख की हत्या के पीछे का कारण आपसी रंजिश देखने को मिल रही है। इस गांव में जितने भी लोग वापस आए हैं पिछले कुछ घंटे में, वो ऑन कैमरा तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ऑफ कैमरा उनका ये कहना है कि भादु शेख के जो तार है वो तोलाबाजी यानी कि अवैध तरीके से टैक्स वसूलना उससे जुड़े हुए हैं। भादु शेख के अलावा जो और कुछ लोग थे उनके ग्रुप के ही सदस्य थे, फिर चाहे वो पलाश शेख हो, सोनू शेख हो, न्यूटन शेख हो, ये सारे लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स और मेंबर्स भी हैं और साथ ही एक साथ उनके बिजनेस पार्टनर्स और दोस्त भी रह चुके हैं। और ये सारे लोग जो है वो इसी बकटोई गांव के रहने वाले हैं। ये सारे लोग एक साथ ये अवैध टैक्स वसूलने का काम करते थे, लेकिन फिर उनमें खटास आ जाती है और ये ग्रुप जो है आपस में बट जाता है और उसके बाद ही जो है बार बार आपस में उनका झगड़ा भी होता था और मारपीट भी उन्होंने की है। এই যে ঝামেলা তো হচ্ছেই দেখছি, দেহর দেহর বছর বছর আমাদের গ্রামে ঝামেলা দেখতেই পেয়েছি, সবসময় এই বাড়িতেই আছি আমরা। আর সঙ্গে একই পার্টি, সবই তো তৃণমূল বকটুই, দু পার্টি তো নাই, তাও পার্টি পার্টি ঝামেলা লেগে থাকছে, আমরা দেখতে পেয়েছি বাড়িতে। बीरभूम जिले के इस बोकटोई गांव में जो घटना घटी सोमवार शाम को,
तब बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि जब एक के बाद एक घरों पर आग के हवाले कर दिए जा रहे थे, तो इस गांव में जो मरने वालों की संख्या है उसमें महिला और बच्चे ही क्यों हैं, और उस वक्त इस गांव में पुरुष कहाँ थे। अगर सूत्रों की माने तो आपको बता दें, ये जो भादु शेख तृणमूल कांग्रेस के नेता है, जो उप प्रधान इस पंचायत के, जब उन पर हमला किया गया था तो उनकी जो ऑपोजिट ग्रुप है जिनके साथ उनकी आपसी रंजिश थी, उनको पता लग चुका था कि उनके ऊपर जब हमला होगा उसके बाद रिटेलिएशन जरूर होगा, और भादु शेख के जो लड़के हैं या फिर सपोर्टर्स हैं वो जरूर इस गांव में कुछ लोगों को क्षति पहुंचाएंगे। इसलिए गांव में ऑपोजिट ग्रुप के जितने भी पुरुष थे वो वहां से निकल चुके थे, और सिर्फ महिलाएं और जो उनके घर में जो उनके रिलेटिव्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, जिनमें सिर्फ बच्चे और महिलाएं हैं, उन्हें वो छोड़कर गए थे। और जब ही ये ग्रुप निकलता है रिटेलिएशन करने के लिए, तो इस घर में जहां से 7 पूरी तरीके से जली हुए शव मिले थे, उन्होंने देखा कि इस घर में सिर्फ महिला और बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेल मेंबर्स थे वो ऑलरेडी गांव छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने महिलाओं और बच्चों को नहीं बख्शा और इस घर को आग के हवाले कर दिया। एक सवाल और भी उठ रहा है कि क्या इन्होंने टारगेट करके या फिर बच्चों और महिलाओं को निकलने नहीं दिया। ये पूरा आर्सन या फिर इस कदर उन्होंने आग लगाई थी इस घर के बाहर कि वो तमाम कोशिश करने के बावजूद भी निकल नहीं पा रहे थे। मानुष पलायनी सब आগুন लागिनो चारिपाशे घुरছে যে দেখ কেউ বেরিয়েছে নাকি, এইটুকুই শুনলাম আমরা। তো দাদা, আপনি এখনো গ্রামে রয়েছেন, আপনি কি থাকবেন না আপনিও বেরিয়ে যাবেন? আমি সবারই পালিন যাওয়া দেখে আমাদেরকে বেশি আতঙ্ক লাগছে। আর এই আমার বাড়ির পাশে আমার নিজের লোক, এবার আমাদেরকে এই পুলিশ প্রশাসন এত দেখে আমাদেরকে ভয় মালুম হচ্ছে। তো আমি তো শুধু আমার বাড়ির তো সব পালাইছে, শুধু আমি একাই আছি। তো শুধু এই পশু কটার লেগে আমি এদিকে ছেড়ে পালাতে পারছি না, আমি পালাইলে তো এরা মরে যাবে। আপনারা তো দেখলেন সকাল থেকে কবার খেতে দিলাম, এই যদি এরা খেতে না পায় তো এরা বাঁচবে? এই কটাকে বিচতে পারলে আমিও পালিয়ে যাব। आप देखिए ये आसपास के जो घर है वो डर के साए में यहाँ से निकल गए हैं, और आप देखिए यहाँ पर जितने घर है वो बिल्कुल खाली है, और ऐसा के ऐसा घर जो है लोग छोड़कर जा चुके हैं। इस पूरा ये जो गांव है बोकटी गांव, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। बीरभूम जिले से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। सुचारू अब जरा सोचिए, मानव अधिकारों की बात करने वाला यूनाइटेड नेशंस, लोकतंत्र पर लेक्चर देने वाला यूरोपीय यूनियन, अमेरिका जैसे देशों की बड़ी बड़ी मानव अधिकारों वाली संस्थाएं इस घटना पर बिल्कुल चुप क्यों बैठी हैं? उत्तर प्रदेश में या कश्मीर में जब कोई छोटी सी भी घटना होती है तो इन संस्थाओं को भारत का लोकतंत्र खतरे में दिखने लगता है और ये लगातार अपनी आपत्ति दर्ज कराते रहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की घटना पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.